अच्छा जी, एक आध बात रह गई थी एसएलई से, बाकी तो ये कंप्लीट है। एक तो था साइक्लोफॉस्फेमाइड, जो हम एक्यूट फ्लेयर ऑफ एसएलई में दे रहे थे ना, आईवी साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो वो जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि साइक्लोफॉस्फेमाइड कैन काज हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, मतलब ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन काज करता है, ब्लैडर का इन्फेक्शन काज करता है जिसमें यूरिन में ब्लड आता है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। ठीक है, तो ये जो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग मेंसा। ये एक और ड्रग है विच बाइंड इट्स यूरोटॉक्सिक मेटाबोलाइट। जब साइक्लोफॉस्फेमाइड का बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो जो उसके यूरोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, तो उनके साथ मेंसा बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से हेमोरेजिक सिस्टाइटिस नहीं हो सकता। ये एक एमसीक्यू पॉइंट था। इसके अलावा साइक्लोफॉस्फेमाइड कैन काज परमानेंट एजोस्पर्मिया एंड एन ओव्यूलेशन। अगर हमने मतलब पेशेंट को ये देना है और उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ चल रही है, चाइल्ड अगर उसने मतलब पैदा करने हैं, तो मेल है या फीमेल है, तो उसके स्पर्म और ओवाकुलेशन हम पहले कर लेते हैं और उनको स्टोर कर देते हैं। फिर डिफरेंट टेक्निक से मतलब हम टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह डिफरेंट टेक्निक से बेबी मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लोफॉस्फेमाइड एग्जोस्पर्म की परमानेंट डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है। अगर ये ड्रग हमने कंटिन्यू कर दिया है और एजोस्पर्मी और एनोव्यूलेशन हो जाए, तो वो फिर पेशेंट पूरी ज़िंदगी के लिए इनफर्टाइल बन जाता है। सो ये हमने पेशेंट को बताना भी है, और अगर हमने कंटिन्यू करना है तो पहले उसके स्पर्म और एग की कलेक्शन कर लेनी है। इसके अलावा है ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। ठीक है, ल्यूपस के मैंने मेन बताया था कि इनके जेनेटिक और ऑटोइम्यून फैक्टर्स की वजह से होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बताया था। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर मैंने एक बताया था कि ड्रग्स हाइड्रोलाजिन का बताया था। तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल से कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनकी वजह से एसएलई हो जाती है। एक तो हाइड्रोलाजिन है, इसके अलावा आइसोनियाजिड है, प्रोफेनामाइड है, पेनिसिलामीन है, मिथाइल डोपा है, क्विनिडीन है, एंटी टीएनएफ में इन्फ्लिक्सिमाब है, इंटरफेरॉन्स हैं। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे ड्रग्स एसएलई काज कर सकते हैं। अच्छा, एसएलई ड्रग इंड्यूस और एसएलई नॉन ड्रग इंड्यूस, इसमें फ़र्क क्या है? जो ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई है ना, ये जनरली माइल्डर डिजीज़ है, जिसमें जो फीचर्स आती हैं ना, वो प्रीडोमिनेटली आर्थराइटिस और सिरोसाइटिस की होती हैं। बाकी जो कार्डियोपल्मोनरी रीनल हैं वो इतनी नहीं होती। और ये एक रिवर्सिबल है, मतलब आप जिस ड्रग्स की वजह से आपको एसएलई हो रही है, अगर आप उस ड्रग को स्टॉप कर दें तो उसके 4 to 6 वीक बाद एसएलई की मतलब फीचर डिस्पेयर हो जाएंगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा, मतलब ये एक रिवर्सिबल है। जबकि जो ऑटोइम्यून एसएलई थी वो इरिवर्सिबल थी। ठीक है, और इसके अलावा लैब्स डायग्नोसिस में जो एक डिफरेंट है एसएलई से ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, वो है एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ ऑटोइम्यून एसएलई में पॉजिटिव नहीं थी, वो ये हम टेस्ट के लिए नहीं करवाते। और ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस में एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ ये नेगेटिव होती हैं, जबकि एसएलई में पॉजिटिव थी। और कंप्लीमेंट लेवल C3 C4 एसएलई में डिक्रीज था और यहाँ पे नॉर्मल है। सो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है और ये एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको एसएलई समझ आ गया होगा। इसमें लेक्चर थोड़े से ज़्यादा बने क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्ज़ाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया है। तो आगे हम ऐसे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस पढ़ेंगे। सो थैंक यू।